माना की है अंधेर बहुत और चारों ओर नकामी है। माना की है अंधेर बहुत और चारों ओर नकामी है। माना कि थक कर टूट रहे और सफ़र अभी दूरगामी है। माना कि थक कर टूट रहे और सफ़र अभी दूरगामी है। जीवन की इस आपाधापी में जीने का ठिकाना भूल गए। जीवन की आपाधापी में जीने का ठिकाना भूल गए। माना कि थक गए, सपने हैं नींदों में आना टूट गए। पर कृष्ण ने साफ कहा है कि कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर संकट का हल होगा बस से, आज नहीं तो कल होगा। हेलो साथियों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स से 2026 को ध्यान में रखते हुए इतिहास विषय की लगातार हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत जल्द इस प्रयास में हैं कि इस दिसंबर के अंत तक जो है इस सब्जेक्ट पर जो है पकड़ बना ली जाए। उसी प्रयास में लगातार हम दो क्लासें कर रहे हैं। तो चलिए, इसी क्रम में आज की क्लास है और आज होगा हमारा मुगल काल का अंतिम टॉपिक, जो कि होगा मुगल कालीन स्थापत्य को लेकर के, यानी कि जो कला और साहित्य को लेकर के होता है। कला और साहित्य वाला जो एक पक्ष है। अब कई लोग सिर्फ राजनीतिक इतिहास पढ़ने के बाद कह देते हैं मुगल काल पूरा हो गया, और फिर बाद में जब प्रश्न नहीं फंसते हैं तो क्यों फंसेंगे भाई? क्योंकि आप जो है आधा अधूरा पढ़ाई कर रहे हैं। तो कला और साहित्य जो है मुगल काल में विकसित हुआ था। आप जानते हैं हर समय के जो है 4 आयाम माने जाते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो, राजनैतिक हो। तो सभी आयामों को पूरा करने पर, और इतिहास क्या होता है, अतीत का अध्ययन होता है। तो अतीत में चाहे वो सामाजिक के क्षेत्र में परिवर्तन हुए हों, चाहे आर्थिक क्षेत्र में, चाहे धार्मिक क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में, सिर्फ राजनीतिक परिवर्तन पढ़ लेने से इतिहास पूरा नहीं होता। चलिए, प्रश्नों की संख्या जो है पर्याप्त है, और हमारे पास में जो है हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि सिर्फ जो है प्रश्नों को टिक करें। अगर टिक करेंगे तो फिर कंटेंट हमारा छूट जाएगा, और अगर हम इनको जो है सभी को डिटेल से पढ़ेंगे तो हमें समय देना होगा। तो मुझे लगता है समय देना ज़्यादा बेहतर है, तो समय दीजिएगा। चलिए, क्लास की शुरुआत करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा जहाँ पर डेली टेस्ट आपको इसी क्लास का देना होता है। फ्रेंड्स, वन ऑफ द बेस्ट क्लास रहेगी आपके लिए। बस से यदि मैं पहले ही बता दूं, आज की जो क्लास में ये सॉरी मैंने क्या बताया, अभी मुगल काल का बताया हुआ है। तो ये मुगल काल की जो है क्लास से नहीं है, क्योंकि दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं भाई, 2 क्लासें अपनी चलती हैं। तो अभी जो है हम इसमें आधुनिक भारत करेंगे। इस वाली क्लास में जो लाइव वाली क्लास होगी उसमें अपन करेंगे क्या, मुगल काल वाला करेंगे जो टॉपिक मैंने बताया। तो दोनों टॉपिक चूँकि साथ साथ चल रहे हैं तो कई बार दिमाग में चीज़ें आ जाती हैं। और आज की क्लास में जो हम करने वाले हैं वो होगा हमारा टॉपिक सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन करेंगे। बहुत ही डिटेल से करवाऊंगा, यकीन मानिएगा। आपने जितना भी पढ़ा हुआ है वो सब कुछ आपका रिवीजन करने वाला है, होने वाला है। आप अभी तक जो है कितने भी बेस्ट टीचर से पढ़े हों, और ये क्लास देखने के बाद जो है कुछ ना कुछ अनुभव आपको ज़रूर होगा कि कुछ यहाँ पर भी है। और मैं अनुभव के साथ में कहता हूँ, आपका प्रश्न जो है निश्चित रूप से फंसेगा, बाहर नहीं जाएगा। ये वो टॉपिक है हर बार, खासतौर से अगर एमपीपीएससी की बात की जाए तो हर बार यहाँ से एक प्रश्न उठाती है। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से करना है। और मैं वहाँ पर भी आपको हाईलाइट करूँगा कि भाई यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, तो खूब विस्तार में हम जाएंगे जहाँ पर जो है प्रश्न पूछे गए हैं। बस ध्यानपूर्वक देखिएगा, आनंद बहुत आएगा, वादा है अपना। चलिए बात करते हैं। और हो सके तो भाई लिखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मैंने जो प्रश्न जमाए हुए हैं ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से कवर किए गए हैं। यहाँ पर जो है लगभग 150 प्रश्न थे, कितने 150 प्रश्न थे जिन्हें करना था। लेकिन उन 150 प्रश्नों को मैंने जो है लगभग 40 से 50 प्रश्नों में क्या किया है, समाहित किया है। तो जो प्रश्न पूछे गए हैं एक ही व्यक्ति से अलग अलग प्रकार के, तो उनको एक साथ में हम करने का प्रयास करेंगे। तो व्याख्या जो है अति महत्वपूर्ण होगी। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। आज हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। देखिएगा, थोड़ी सी जो है हमें समझना चाहिए। सुधार आंदोलन जो है ये लगातार हम पढ़ते आए हैं, हर समय पर जो है सुधार आंदोलन हुए हैं। हमने प्राचीन काल में देखा था कि धार्मिक स्तर पर सुधार हुए थे, और इस संदर्भ में जो है कई नए धर्मों का उदय हुआ था, जिसमें बौद्ध, जैन और शैव धर्म में हम कई धर्म पढ़े हुए थे। इसके बाद मध्यकाल में भी हमने धार्मिक क्षेत्र में सुधार आंदोलन देखे थे, जिसमें जो कबीरदास हैं,
मीराबाई हैं, रैदास हैं, रामानंद हैं, तो ऐसे बहुत से हमने संत पढ़े हुए थे जिन्होंने धार्मिक स्तर पर जो है सुधार किया। लेकिन आधुनिक काल में जो सुधार आंदोलन हैं, अब ये सुधार आंदोलन कहीं न कहीं क्या होंगे, ये जो आधुनिक के समय के जो सुधार आंदोलन हैं, ये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की जड़ें हैं। क्या हैं? ये राष्ट्रीय आंदोलन की जड़ें हैं, ध्यान रखिएगा। इन लोगों को जो है बहुत अच्छे से व्यवस्था समझ में आ चुकी थी, जो लोग सुधार कर चुके हैं, लेकिन ये लोग बौद्धिक स्तर पर क्या थे? मजबूत थे। क्या थे? बौद्धिक स्तर पर मजबूत थे। तो अगर ये चाहते तो जो है लड़ सकते थे, लेकिन जो व्यक्ति बौद्धिक स्तर पर मजबूत होता है तो वह कलम के माध्यम से परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। तो इन्होंने विभिन्न प्रकार के संगठन बनाए, समाज सुधार करने के लिए क्या बनाए? विभिन्न प्रकार के संगठन बनाए। उन संगठन द्वारा कई सारी पुस्तकें लिखी गईं। क्या लिखी गईं? पुस्तकें लिखी गईं, समाचार पत्र निकाले गए और समाज की जो है मानसिकता बदलने का प्रयास किया गया, क्योंकि इन्हें पता था कि जब तक हमारा समाज नहीं बदलेगा तब तक वो समझ ही नहीं पाएगा कि हमारे साथ में जो है अंग्रेज क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे हम? विभिन्न प्रकार के संगठन पढ़ेंगे, उनके द्वारा प्रकाशित पुस्तकें पढ़ेंगे और समाज सुधार के लिए उन्होंने क्या-क्या कार्य किए हुए हैं। हमारा समाज रूढ़िवादिता में जकड़ा हुआ था और चूँकि ये लोग पश्चिमी सभ्यता के संपर्क में आए थे, तो कई लोग होते हैं कि मतलब अपनी सभ्यता संस्कृति नहीं बदलना चाहिए, तो वो रूढ़िवादिता होते हैं। मैं तो कहता हूँ बदलना चाहिए, लेकिन कैसी बदलना चाहिए? ऐसा नहीं, किसी का अंधानुकरण नहीं करना चाहिए कि मतलब हम किसी को देखा वो श्रेष्ठ हैं, हम उनके तर्कों को देखते हैं कि क्या वास्तव में ये श्रेष्ठ हैं हमसे या नहीं है, क्यों श्रेष्ठ हैं, उसके पीछे कारण देखते हैं। तब हमें पता चलता है कि अगर कारण जो है हमें वास्तविक कारण लग रहा है, यानी ये कारण उचित है, तब हमें क्या करना चाहिए? उस परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। वो चाहे धर्म क्षेत्र में हो, चाहे समाज के क्षेत्र में हो, चाहे महिला के क्षेत्र में हो, चाहे बच्चों के क्षेत्र में हो, चाहे बुजुर्गों के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो। तो ये ज़रूर परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि चेंज आर नेसेसरी फॉर ह्यूमन लाइफ। मानव जीवन में परिवर्तन आवश्यक है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो आप किस खेत की मूली हैं? तो परिवर्तन ज़रूरी है। कई लोग कह देते हैं कि मतलब ऐसा रहना चाहिए, जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए भाई? आप जो है पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप जानते हैं कि सूर्य घूम रहा है, प्रकृति घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है, इतना परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, रोज़ जो है दिन-रात बदलते हैं, समय बदलता है, मौसम बदलता है, तो हमें क्यों नहीं परिवर्तन करना चाहिए? परिस्थितियों के अनुसार ज़रूर परिवर्तन करना चाहिए। अगर हमने परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया होता, तो हम वैसे ही होते जैसे पहले ही थे। तो क्या जो चीज़ें नई होती हैं तो क्या वो परिवर्तन नहीं करते? अगर परिवर्तन नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है? उस समाज में ना तो नवाचार हो सकता है, ना ही वह समाज प्रगति कर सकता है। तो ऐसे ही परिवर्तन हुए थे 19वीं शताब्दी में। कई लोगों ने शुरुआत में उनका विरोध किया था, आज उन्हीं का जो है हम इतिहास पढ़ रहे हैं। उदाहरण के लिए बता दूँ, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है राजा राम मोहन राय। क्या नाम है? राजा राम मोहन राय नाम है। राजा राम मोहन राय ने जो है, इन्होंने क्या किया था? अपने ही घर में क्या किया था? सती प्रथा का विरोध किया था। अपने ही घर में इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। इनकी भाभी थी या फिर कोई और परिवार की महिला थी, उनके पति मर चुके थे, तो क्या हुआ था कि वो सती करवा रहे थे। तो राजा राम मोहन राय ने खुद जो है उनसे शादी करवाई हुई थी। ठीक है? उन्होंने खुद शादी करवाई हुई थी और चूँकि हुआ क्या? राजा राम मोहन राय को उनको परिवार ने क्या कर दिया? बहिष्कृत कर दिया। क्या कर दिया? बहिष्कृत कर दिया। उन्हें समाज से अलग रहना पड़ा। आज हम उन्हीं का इतिहास पढ़ते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन का अग्रदूत कहते हैं, भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहते हैं, आध्यात्मिक पिता कहते हैं, पत्रकारिता का अग्रदूत कहते हैं और भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहते हैं और मतलब सबसे अग्रणी उन्हें सुधार आंदोलन कहते हैं। तो ये समय के साथ में जो है आपके भी महत्व को स्वीकार किया जाएगा अगर आप उचित परिवर्तन करते हैं, क्योंकि हो सकता है जो उस समय पर कार्य किए गए हों वो गलत हों, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए सही हों। और ये कौन समझ सकता है? जिसका बौद्धिक स्तर सही होता है, मानसिक स्तर सही होता है, वही समझ सकता है। चंद रूढ़ियों में जकड़े हुए व्यक्ति इस बात को नहीं समझ सकते। चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होने वाला है? सती प्रथा का विरोध होगा, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन होगा, बाल विवाह का विरोध होगा, मूर्ति पूजा का विरोध होगा, बहुदेववाद का विरोध होगा। तो बहुत सी ऐसी जो परंपराएं हैं उनका विरोध होने वाला है। तो अगर आप किसी धार्मिक कट्टर भावना से प्रेरित हैं तो कृपया जो क्या करिएगा, अपनी भावनाओं को जो है व्यक्तिगत रूप से अपने मन के अंदर रखिएगा, इन्हें सार्वजनिक मत करिएगा। और ना ही कभी आपको सलाह है कि जब आप जो है एक अच्छे पदों पर पहुँचें तो आपकी जो भी भावनाएं हों वो व्यक्तिगत रहनी चाहिए, कभी जो है सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। नेता कुछ भी बोलते होते हैं, लेकिन ध्यान रखना प्रशासनिक अधिकारी एक बहुत जिम्मेदार पद होता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक ज़िले का जो कलेक्टर होता है वो किसी राजनीतिक भावना के जो है उसमें आकर के प्रचार प्रसार कर रहा है, कभी नहीं करता है वो, क्योंकि वास्तविक जो रीढ़ है हमारे प्रशासन की,
तो ये सरकार तंत्र जो है लोकतंत्र है, नेताओं का दिखाने वाला सिस्टम है जो कि वास्तविक नहीं है। और वास्तविक जो तंत्र है वो है हमारी स्थायी कार्यपालिका, और स्थायी कार्यपालिका में आप जैसे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा शिक्षित और सभ्य होते हैं। आपको पता होगा कि जो है कैसे हमें निर्णय लेना है, वो कैसे पता होगा जब आप जो है व्यापक तरीके से अपने इतिहास, संस्कृति, समाज, वर्तमान, भविष्य, विज्ञान और तकनीकी, पर्यावरण, इन सभी चीज़ों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तभी तो एक प्रशासनिक अधिकारी को इतना सारा ज्ञान दिया जाता है, क्योंकि वह किसी एक विषय का विशेषज्ञ नहीं होता है, वो हर क्षेत्र में निर्णय करने वाला होता है। चलिए, बहुत सारी बातें हुई, बहुत कुछ समझाया। समझाने में जो है मेरी आदत है ऐसी कि जो है समझाना पड़ता है, अन्यथा मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं बताया हुआ है। चलिए, अब देखिएगा परिवर्तन जो है शुरू हो रहा है। विश्व में सबसे पहले परिवर्तन जो है इटली में जो है पुनर्जागरण हुआ था। विश्व में सबसे पहले जो है पुनर्जागरण कहाँ होता है? पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है? समाज का पुनः जागना। तो भारत में भी जो है पुनर्जागरण हुआ था, और भारत में इसकी शुरुआत जो है बंगाल से हुई थी। कहाँ से हुई थी? बंगाल से हुई थी, क्योंकि कहते हैं जिसको सबसे पहले दर्द मिलता है वही जागता है। जिसको सबसे पहले दर्द मिलता है वही जागता है। सबसे पहले अंग्रेज़ों ने कहाँ पर कब्जा किया था? तो यहाँ पर इतिहास को मिलाइए, अब जो राजनीतिक इतिहास पढ़ा है मिलाइए उसे। अंग्रेज़ों ने 1757 के युद्ध के, प्लासी के युद्ध के बाद सबसे पहले कहाँ पर कब्जा किया था? तो आप कहेंगे बंगाल पर कब्जा किया था। तो बंगाल के लोगों पर पहले जो है टैक्स लगाए गए, उनको सताया गया। तो उन्हीं लोगों में सबसे पहले क्या होती है? जागरण की भावना आते हैं। आप अधिकांश आंदोलन देखेंगे, चाहे वो क्रांतिकारी आंदोलन हो, चाहे वो समाज सुधार आंदोलन हो, आप देख लीजिएगा, चाहे वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हों, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हों, चाहे वो राजा राम मोहन राय हों, अधिकांश व्यक्ति जो है बंगाल से ही हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है पहले सताए गए थे। ये देखते थे, चारों ओर दर्द देखते थे। तो जिसको पहले दर्द मिलता है तो वही लोग जागते हैं। तो बंगाल में जो है भारत में सबसे पहले पुनर्जागरण हुआ था। अब प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से, और इसे प्रश्नों तक सीमित नहीं रहेगा, मैं पूरी चर्चा करूंगा कि आप जो है एक टॉपिक की तरफ जो है, मैं हमेशा से जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उसमें क्वेश्चन की जैसे नहीं करवाया है, पूरा कंटेंट दिया है, परीक्षा को भी ध्यान रखा है, कॉन्सेप्ट को भी। निम्नलिखित में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? सबसे पहले किसे पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? किसे करेगा भाई? क्या कुलीन जमींदारों को करेगा क्या? जी नहीं करेगा। ये तो क्या थे? कुलीन जो जमींदार वर्ग था, ये तो अंग्रेज़ों के गुलाम बन चुके थे। ये तो अंग्रेज़ों से जमींदारी व्यवस्था में इनको अच्छा खासा लाभ मिल रहा था, तो इनका कोई मतलब नहीं है। क्या शिक्षित मुस्लिम वर्ग? जी नहीं। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग, नवीन धनवान व्यापारी। तो व्यापारी वर्ग जो है, इन्हें सिर्फ व्यापार से मतलब था, बाकी दुनियादारी से मतलब नहीं था। तो ये जो था शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग था। अब ये लोग जब जाते थे ना, ये लोग कहाँ जाते थे? लंदन पढ़ने के लिए जाते थे, या फिर अंग्रेज़ों द्वारा एशियाटिक सोसाइटी हमने पढ़ी थी जब पिछले पिछले पढ़ा हुआ था ना, एक संस्था पढ़ी थी जिसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी। और एशियाटिक सोसाइटी क्या करती थी? प्राचीन भारत के साहित्य और संस्कृति को इंग्लिश में प्रकाशित करती थी। तो इस हिंदू मध्यम वर्ग ने पढ़ा, तो तब कभी ना कभी इन्हें क्या हुआ? गर्व हुआ कि वाह, हमारी संस्कृति में इतनी अच्छी बातें हैं, अंग्रेज हमें असभ्य कहते हैं। तो इनको अपना पुराना भारत जानने की आवश्यकता हुई, तो धीरे धीरे जागृत हुए। साथ ही साथ इन्हें यह भी एहसास हुआ कि अंग्रेज ऐसा हमें क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वास्तव में हमारे समाज में क्या है, बहुत सारी कुरीतियाँ विद्यमान है भाई। छुआछूत जैसी हमारे यहाँ पर परंपरा विद्यमान थी। भले ही जो है आज अगर आप भी रूढ़िवादी मानसिकता, पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं, तो फिर भी आप कहेंगे कि सही है। अब एक व्यक्ति बताइएगा, एक व्यक्ति जो प्राकृतिक तौर पर क्या अंतर है भाई? जो उदाहरण के लिए मान लीजिएगा, मैं किसी निम्न जाति के व्यक्ति, एक एसटी का व्यक्ति ले लेता हूँ, एक जनरल का व्यक्ति ले लेता हूँ, क्या अंतर है? क्या अंतर है इनमें बताइएगा? इसके भी दो हाथ हैं, इसके भी दो हाथ हैं, दो पैर हैं, इसके भी दो पैर हैं, दो आँखें हैं, दो आँखें हैं, दो कान हैं, दो कान हैं, सब कुछ एक जैसा है भाई। तो फिर डिफरेंस किस लिए है? सिर्फ ये हमारे पूर्वाग्रहों की भावना है, जो मतलब पहले से चला आ रहा है, उसी के कारण से। तो देखा धीरे धीरे लोगों ने, तो इनमें जो है सुधार करने के लिए आगे बढ़े थे। वो कौन थे? शिक्षित थे, हिंदू मध्यम वर्ग थे। क्यों? और दूसरी बात करें, जब ये विश्वविद्यालय में लंदन जैसे मतलब बड़े शहरों में पढ़ने के लिए जाते थे, तो इन्हें असभ्य नामों से पुकारा जाता था। तो इनके देश की बेइज्जती होती थी जब एक दूसरे देश के लोग मिलते थे और बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते थे, और जहाँ साहित्य में जो है हर देश का नाम मिलता था, हमारे देश का नाम नहीं मिलता था, तो इन्हें बुरा लगता था जो लोग वहाँ पढ़ने जाते थे। तो फिर इन्होंने क्या किया? अपने साहित्य को उजागर करने का कार्य किया। बहुत से लोग मिलेंगे अभी, चलिए देखते हैं। तो वो कौन हो जाएंगे? जो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग हो जाएगा। निम्न महापुरुषों में से भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिएगा, कुछ चीज़ें जो है आपकी शुरुआत में समझ में नहीं आएंगी, लेकिन यकीन रखिएगा कंटेंट जो है परीक्षा में ज़रूर समझ में आएगा, और आपको जो है अंत अंत तक जो सब कुछ चीज़ समझ में आएगी। तो यहाँ पर पूछ रहा है
भारतीय जागृति का जनक किसे कहा गया, किस व्यक्ति को? तो मैं पहले जवाब बता देता हूँ, राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है, क्योंकि ये प्रथम समाज सुधारक थे। अब राजा राम मोहन राय के कई नाम दिए जाते हैं, उन सभी नामों को जो है आप यहाँ पर लिख लीजिएगा और इसके बाद जो है क्या कर लीजिएगा, उनको जो है याद कर लीजिएगा। क्या क्या नामों से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। तो कई नाम मैं जो है यहाँ पर आपको लिखा रहा हूँ, वो नामों को आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि भारतीय जागृति के जनक किसे कहते हैं, तब आप क्या बताएंगे, राजा राम मोहन राय। आपसे पूछे कि भारतीय, क्या पूछे आपसे, अब देखिए लिखने में आपके सामने लिख रहा हूँ भाई, प्रेरणा लीजिएगा। आपको जब मेहनत करने का मन नहीं करता है ना, तो यकीन मानिएगा कि कम से कम 8 घंटे में जो है ये रिसर्च करने के बाद जो है आपके सामने आता हूँ। 8 घंटे तक जो रिसर्च चलती है, मतलब विभिन्न प्रकार का कंटेंट खोजा जाता है, प्रामाणिकता देखी जाती है, फिर आपके सामने जो है मैं ये बोल पाता हूँ, लिख पाता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब खुद मोटिवेट रहिएगा। अब यहाँ जो है हर बार शायरी बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आप जो है बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं। तो आपसे प्रश्न पूछे भारतीय पुनर्जागरण, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं, भारतीय पुनर्जागरण का जनक, तो क्या बताएंगे, राजा राम मोहन राय को कहते हैं। आपसे पूछे, प्रश्न आता है, कई बार ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है, राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है, तब भी आप क्या बताएंगे, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। फिर आपसे पूछे कि अतीत, अतीत यानी कि पुराना, अतीत और भविष्य, अतीत और भविष्य के मध्य, मध्य का सेतु किसे कहा जाता है, यानी कि पुराने और नए को जोड़ने वाला किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। फिर आपसे प्रश्न पूछे कि जो भारतीय राष्ट्रवाद हुआ है, भारतीय राष्ट्रवाद का, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहते हैं, तब भी क्या बताएंगे आप, ये भी राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। फिर आपसे पूछे आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है, आपसे पूछे क्या आधुनिक भारत का, आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है, ये भी किसे कहते हैं, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आपसे पूछे कि प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है, प्रथम भारत का प्रथम आधुनिक है, जो मतलब तार्किक तरीके से सोचता था, आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे, राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। क्या इतने नाम काफ़ी हैं, अभी काफ़ी नहीं हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, युगदूत के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, युगदूत, मतलब जो एक समय में जो अद्वितीय प्रकार का व्यक्ति पैदा होता है उसे युग का दूत कहा जाता है। तो ये युगदूत भी कहलाते हैं कौन, राजा राम मोहन राय। इन्हें पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। तो पत्रकारिता का अग्रदूत भी इन्हीं को कहते हैं। और तो इतनी बातें ध्यान रखना है। इन्हें जो है राजा की उपाधि भी मिली हुई थी, और ये किसने दी हुई थी, अकबर द्वितीय द्वारा जो है राजा की उपाधि दी गई थी। तो ऐसी बातें ध्यान रखना है। इतने सिर्फ क्या है, राजा राम मोहन राय के नाम हैं। ये सभी नाम जो है किसी न किसी परीक्षा में अलग अलग प्रकार से आते हैं, फिर कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, एक एक प्रश्न में हम एक एक व्यक्ति को निपटाएंगे और हर चीज़ों को जो व्यवस्थित तरीके से करेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, देखिएगा बार बार जो प्रश्न आएंगे उनका रिपीटेशन नहीं करूँगा कंटेंट का, क्योंकि भाई समय भी लगता है, अपने पास में लिमिटेड समय है, सब कुछ चीज़ें फिक्स हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी। अब देखिएगा राजा राम मोहन राय से जो है संस्थाओं को लेकर के प्रश्न पूछा जा रहा है। मैं यहाँ पर सभी संस्थाएं करवा देता हूँ जो राजा राम मोहन राय द्वारा क्या की गई थी, स्थापित की गई थी। तो देखिएगा सबसे पहले जो है राजा राम क्या करते हैं, आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं। संस्थाओं के माध्यम से ही क्या है, प्रचार होता था और वहाँ पर लोग जुड़ते थे। तो आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं। इसके बाद जो है ये वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं, वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं। और बात करें तो यह फिर हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं, हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं कौन, राजा राम मोहन राय। इसके बाद में अगर बात की जाए तो ये एक प्रीसेप्टस ऑफ जीसस, प्रीसेप्टस प्रीसेप्टस ऑफ जीसस नाम की संस्था की स्थापना करते हैं, प्रीसेप्टस ऑफ जीसस संस्था की स्थापना करते हैं। इसके बाद जो है ये एक जो है क्या बना, कलकत्ता में यूनिटोरियन बनाया हुआ था, कलकत्ता कलकत्ता यूनिटोरियन की स्थापना करते हैं, यूनिटोरियन, कलकत्ता यूनिटोरियन की स्थापना करते हैं। और इसके बाद में अगर बात की जाए तो ये वेदांत कॉलेज की भी स्थापना करते हैं, वेदांत कॉलेज की भी स्थापना करते हैं। और देन इसके बाद में इन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की हुई थी, इसकी ब्रह्म सभा, जिसे आगे चल करके ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया था। तो सिर्फ आप जो है ब्रह्म समाज ही पढ़ते रहें, लेकिन यहाँ पर जो है देखिएगा सभी संस्थाएं याद करना है। ये 1815 में जो है स्थापना करते हैं आत्मीय सभा की, 1800
16 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी और 1817 में जो है इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। 1820 में प्रिसेप्टर्स ऑफ जीसस की स्थापना करते हैं और 1821 में कलकत्ता यूनिटोरियन की स्थापना, वेदांत कॉलेज की स्थापना इन्होंने 1825 में की हुई थी और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की हुई थी। ऐसी बातें आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो चलिए, क्या है उत्तर हमारा? स्थापित राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी? तो आप क्या बताएंगे? जो है आत्मीय सभा जो है इनकी क्या थी? प्रथम संस्था थी तत्वबोधिनी सभा, जो है देवेंद्रनाथ टैगोर की है। आगे बात करेंगे, सभी कुछ भी नहीं बचेगा, बस आप जो है ध्यान रखते जाइएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी हुई थी? तो सिंपल सा प्रश्न है, अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी। और किस लिए दी गई थी? कि यह पेंशन बढ़ाने के लिए जो है अपना दूत बना करके कहाँ भेजा हुआ था? ब्रिटेन के सम्राट के पास में भेजा हुआ था। कहाँ पर? ब्रिटेन के सम्राट के पास में। और जब ये जाते हैं, ये कब गए थे? तो 1830 में जाते हैं। कब जाते हैं? 1830 में जाते हैं, यानी कि 1830 में यह जो है अकबर द्वितीय द्वारा उपाधि दी गई थी। और यहीं पर इनकी जो है 1833 में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है राजा राम मोहन राय की। ध्यान रखिएगा, ब्रिस्टल नामक स्थान पर हुई थी। कहाँ पर? ब्रिटेन में ही मृत्यु हो जाती है। तो गलती मत करना, कथन आ चुका है कि इनकी मृत्यु भारत के कलकत्ता में हुई थी। जी नहीं, वहीं पर जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न है, पर्याप्त प्रश्न लिए हुए हैं अपन। केशव चंद्र सेन ने निम्नलिखित में से किस संस्था का गठन किया हुआ था? तो आपका प्रश्न क्या है? केशव चंद्र सेन को लेकर के प्रश्न है। तो देखिए, केशव चंद्र सेन की बात करें तो एक बहुत ही ये भी बड़ी पर्सनालिटी थे और ये भी कहाँ के थे? बंगाल के थे। ध्यान रखिएगा। और कुछ यूँ ही मान लीजिएगा कि भाई पहले ये ब्रह्म समाज में जुड़ते हैं और ब्रह्म समाज से इनका क्या होता है? विवाद होता है और फिर ये ब्रह्म समाज से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। तो यूँ मान लीजिएगा कि सबसे पहले ये 1856-57 में, कब? 1856 या 57 में, 56-57 में कहाँ पर जुड़ते हैं? ये ब्रह्म समाज में जो है जुड़ते हैं। सबसे पहले कहाँ पर जुड़ते हैं? ब्रह्म समाज में जुड़ते हैं। अब इसके बाद जब बात की जाए तो इनका जो है कुछ विवाद होता है। आप जानते हैं कि 1865 में खास तौर से विवाद का विषय ये था भाई कि जो ब्रह्म समाज के वो थे, क्या नाम था भाई? देवेंद्रनाथ टैगोर। अभी आगे समझ में आएगा। देवेंद्रनाथ टैगोर जो है कट्टरवादी थे थोड़ा सा, और वो क्या है, रूढ़िवादिता का समर्थन करते थे। वो कहते थे कि हम विदेश यात्रा नहीं करेंगे। और केशव चंद्र सेन कहते थे कि ये जो ब्रह्म समाज नाम का संगठन है, ये बंगाल से निकलकर पूरे भारत में जाना चाहिए और हो सके तो विश्व में भी जाए। और इन्हें जो है ब्रिटेन में जो है फिर इसके बाद में ये क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं और 1865 में अलग संगठन बनाते हैं। बाद में भी देखेंगे। तो इन्होंने जो है ब्रह्म समाज से जो है अलग हो जाते हैं। ये कहाँ? ब्रह्म समाज से जो है ये अलग हो जाते हैं। ब्रह्म समाज में अलग हो जाते हैं। कब होते हैं? 1865 में जो है ब्रह्म समाज से अलग हो जाते हैं। और तो क्या हो जाएंगे? ब्रह्म समाज से अलग हो जाएंगे और अपना एक भारतवर्षीय ब्रह्म समाज बनाते हैं। अभी बात करेंगे उसकी आगे चल करके। फिर इसके बाद में इन्होंने यहीं पर जो है 1866 में जो है एक भारतवर्षीय या नवीन ब्रह्म समाज बनाया हुआ था। भारतवर्षीय जो है ब्रह्म समाज बनाते हैं। अब आगे बात करें तो ये 1870 में जो है इंग्लैंड जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं? इंग्लैंड जाते हैं। और हिंदू धर्म पर जो है मतलब चर्चा करने के लिए ये इंग्लैंड जाते हैं। तो विदेश यात्रा इन्हें करनी ही थी। और अगर बात की जाए तो ये 1870 की बात होती है। और जब ये वहाँ से वापस आते हैं, 1870 में ही इंग्लैंड से वापस आते हैं, तो एक संस्था बनाते हैं और उस संस्था का नाम था क्या नाम था? इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। देखिए, मुझे पता है कि भाई सब लोगों को जो है क्लास पसंद में आने वाली नहीं है, क्योंकि वास्तव में जो है मेहनत नहीं हो पाती है। और आपको लगता होगा भाई एक क्वेश्चन में इतना टाइम लगता है, तो मत देखिएगा। मैं सीधा सा कह देता हूँ कि जिन लोगों को जो है वास्तविकता का एहसास नहीं है अभी, तो वो लोग क्या है, इसकी वैल्यू नहीं समझ पाएंगे। 1870 में जो है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन बनता है। और इंडियन रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार। हिंदी में भारत में सुधार करने के लिए जो क्या बनाते हैं, एक संगठन बनाते हैं। और इसी से जो है एक समाचार पत्र भी निकालते थे। इसका नाम था सुलभ नाम का समाचार पत्र ये निकालते थे। सुलभ समाचार पत्र निकालते थे। और फिर यह जो है भारतीय ब्रह्म समाज 1866 में बनाया। तो ये बातें आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। और यह जो है इन्हीं का जब ये अपना प्रचार प्रसार कर रहे होते हैं, जो मतलब प्रचार प्रसार करते हैं, तो 1867 में इन्हीं के प्रभाव से 1867 में इन्हीं के प्रभाव से क्या हुई थी? महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। इसकी प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। कहाँ? महाराष्ट्र में।
तो कहता है कि निम्नलिखित में से किस संस्था का गठन जो है इनके द्वारा नहीं किया गया था, ठीक है। तो ब्रह्म समाज तो राजा राम मोहन राय द्वारा बनाया गया था। राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में। आर्य समाज जो है दयानंद सरस्वती द्वारा बनाया गया था, दयानंद सरस्वती द्वारा, इसकी भी चर्चा करेंगे। कलकत्ता यूनिटोरियन जो है 1821 में राजा राम मोहन राय द्वारा बनाया गया था। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन जो है इनके द्वारा कब बनाया गया था? 1870 में बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चीज़ें करते जाइएगा भाई, फिर पूरी करिए ना, तो देखना फिर मज़ा भी आएगा, प्रश्न भी आपके बाहर नहीं जाएंगे। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। देखिए भारतीय जब ब्रह्म समाज की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है, ध्यान रखना, ब्रह्म समाज का सब कुछ बता देता हूँ, कई बार यहाँ से प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। और ऐसा प्रश्न आया हुआ था कि इसी क्वेश्चन के माध्यम से जो है हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। MPPSC इसी संस्था ने इसका उत्तर पहले गलत माना था, फिर बाद में जो है क्या किया गया था, डिलीट किया गया प्रश्न। तो सब कुछ जो है आपका क्लियर हो जाएगा इस प्रश्न में, ध्यान रखना। जब ब्रह्म समाज की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है 20 अगस्त को जो है की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? 20 अगस्त 1828 को इसकी स्थापना होती है और राजा राम मोहन राय द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, राजा राम मोहन राय द्वारा। तो जब इसकी स्थापना हो जाती है, स्थापना की जो है मूल रूप में से ध्यान रखना, अगर कभी पूछ भी ले तो ब्रह्म सभा कहा जाता है। इसे मूल रूप में क्या कहते थे? ब्रह्म सभा कहते थे। बाद में से क्या कहा गया था? ब्रह्म समाज कहा गया था। अब देखिएगा, जब राजा राम मोहन राय, आप जानते हैं कि 1833 में कहाँ पर चले जाते हैं? 1833-30 के आसपास ये कहाँ चले जाते हैं? इंग्लैंड चले जाते हैं पेंशन बढ़वाने के लिए। कहाँ चले गए थे? अकबर द्वितीय की पेंशन बढ़वाने के लिए यह जो है इंग्लैंड चले जाते हैं। तो इस समय पर जो है इन्हें जो है क्या बनाया गया था? जो रामचंद्र वगीस थे। कौन? रामचंद्र विद्या वगीस को जो है क्या बनाया गया? इस संगठन का मतलब प्रमुख हेड या अध्यक्ष बनाया गया था। रामचंद्र विद्या वगीस के बाद में जो है 1833 में, कब? 1833 में 1833 में यहाँ का हेड कौन बनता है? यहाँ का हेड बनता है द्वारिकानाथ, ठीक है। यहाँ का हेड बनते हैं द्वारिकानाथ। टैगोर जो है यहाँ के क्या बनते हैं? हेड बनते हैं। और इनके पश्चात, द्वारिकानाथ के पश्चात जो है यहाँ पर 1843 में जो है हेड कौन बनते हैं? यहाँ पर जो है 1843 में हेड बन जाते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। कौन बन जाते हैं? देवेंद्र नाथ टैगोर जो है यहाँ के क्या बनते हैं? हेड बनते हैं। और देवेंद्र नाथ टैगोर ने जो है, टैगोर के बाद में यहाँ के जो मतलब आगे चल कर के हेड बनते हैं 1856-57 में। 1856-57 में यहाँ के हेड बनते हैं कौन? केशव चंद्र सेन बनते हैं। आचार्य केशव चंद्र सेन यहाँ के क्या बनते हैं? हेड बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा दिमाग के तार खोलिएगा और जो है ध्यानपूर्वक चीज़ों को सुनिएगा, समझिएगा। केशव चंद्र सेन थोड़ा सा क्या थे? उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। कैसे थे? उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। और देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे थोड़ा सा रूढ़िवादी कट्टर प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। तो इनका विचार था कि इसका जो है प्रसार जो कहाँ किया जाए? भारत से बाहर किया जाना चाहिए। कहाँ मतलब? बंगाल से, सॉरी, भारत से नहीं, बंगाल से जो क्या किया जाना चाहिए? बाहर किया जाना चाहिए। और जो है धर्म की जो बातें हैं उनमें थोड़ा सा मतलब उदारता दिखानी चाहिए। जो लिखा हुआ है उसे 100% सत्य नहीं मानना चाहिए, समय के साथ में परिवर्तन करना चाहिए। इस बात से गुस्सा हो जाते हैं कौन? देवेंद्र नाथ टैगोर। और इनकी विचारधारा में हो जाती है मतलब लड़ाई या मानसिक विवाद कहिएगा, लड़ाई हो जाती है। तो ये क्या कर लेते हैं फिर जो है बाद में इनकी जो केशव चंद्र आचार्य की उपाधि थी, ये क्या ले लेते हैं? आचार्य की उपाधि छीन लेते हैं। और 1800 कब? चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। 1866 में, कई किताबों में देखिए 65 भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1865-66 में क्या हो जाता है? इसमें जो है पहली बार क्या होता है? विभाजन होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? पहली बार जो है विभाजन होता है। तो जो विभाजन होता है उसमें से एक संगठन बनता है जिसका नाम था आदि ब्रह्म समाज, ठीक है। क्या नाम था? आदि ब्रह्म समाज। आदि का मतलब क्या होता है? पुराना। तो जो मूल रूप का ब्रह्म समाज था वो किसके नेतृत्व में हो गया? देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में हो गया, ठीक है। जो मूल शाखा थी वो किसके साथ में रह गई? देवेंद्र नाथ टैगोर के साथ में रह गई, जिसे क्या कहा गया? जिसे कहा गया आदि ब्रह्म समाज। ध्यान रखिएगा, सामान्य किताबों में आपको अलग मिलेगा,
MPPSC ने इसी को जो है वो गलत उत्तर मान लिया था। बाद में जब मतलब बहुत रिसर्च हुई थी, कोर्ट में चैलेंज किया गया था, फिर जो है आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर का माना हुआ था। तो मैंने भी जो इसमें 40 मिनट तक जो है विभिन्न इसकी वेबसाइट वगैरह जो थी अभी भी उसको देखा हुआ है, बहुत सारे पेपर देखे हुए हैं। तो आदि ब्रह्म समाज जो है किसका हो जाएगा? देवेंद्रनाथ टैगोर का हो जाएगा। यहीं से प्रश्न आया हुआ था कि ये संगठन किसका था। अगर यहाँ तक आया हुआ है तो आगे भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं। आदि ब्रह्म समाज। और दूसरा देखिएगा, जो इन्होंने नया संगठन बनाया 1866 में, इनके संगठन का नाम क्या था? केशव चंद्र सेन के इनके संगठन का नाम था नवीन ब्रह्म समाज। नवीन ब्रह्म समाज, या इसी को कहा गया है भारतवर्षीय, क्या कहा गया है? इसी को जो है भारतीय ब्रह्म समाज कहा गया है। क्या कहा गया है? भारतीय ब्रह्म समाज कहा गया। तो भारतीय ब्रह्म समाज या नवीन शाखा केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में, आदि ब्रह्म समाज जो है देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में आ जाती है। अब आगे देखिएगा क्या होता है। केशव चंद्र सेन खूब चलाते रहते हैं, और केशव चंद्र सेन जो है 1872 में, कब? 1872 में एक कानून लाते हैं। क्या लाते हैं? कानून लाते हैं। और वो कानून ये था कि भाई साहब मतलब जो आयु को लेकर के कानून था, बाल विवाह को लेकर के कानून था कि इतने से कम उम्र की बेटी या लड़कों का विवाह जो है नहीं किया जाएगा। अब इनकी खुद की बेटी, जो केशव चंद्र सेन की बेटी थी, इनकी खुद की बेटी मतलब ये कम उम्र में विवाह कर देते हैं कूच बिहार के राजा के साथ में। तो इनके जो समर्थक थे वो इनसे क्या हो जाते हैं? लड़ाई करने लगते हैं कि भाई साहब आप तो कह रहे हो कि इतने से कम उम्र का विवाह नहीं होगा, और अब जो है ऐसे ही से बोल रहे हो। तो फिर से इनका विभाजन हो जाता है। तो ये जो संगठन था नवीन ब्रह्म समाज, 1878 में इसका क्या होता है? फिर से विभाजन होता है। किस बात को लेकर के? जो है इन्होंने अपनी बेटी का विवाह कम आयु में किया था। क्या विभाजन हो गया? तो फिर जो बनाया गया, एक तो भारतीय इनका समाज रहा है, मूल रूप से जो नया संगठन बना उस संगठन का नाम क्या था? उस संगठन का नाम था साधारण ब्रह्म समाज। क्या नाम था? साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज। और ये कब बना था? 1878 में। किसके नेतृत्व में बना था? तो आप बताएंगे आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में बना हुआ था। तो भाई ऐसी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इतना आप याद कर लेते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि ब्रह्म समाज के जो है प्रथम सचिव कौन थे, ये नहीं बताया हुआ है प्रथम सचिव, तो आप ध्यान रखेंगे कि ताराचंद चक्रवर्ती जो है से क्या है? प्रथम सचिव हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, कई जगह पूछा गया है। ताराचंद चक्रवर्ती, इस संगठन को लेकर के जो बार बार प्रश्न बनते हैं, तो पूरा याद कर लीजिएगा, दोबारा की दिक्कत जो है खत्म हो जाएगी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ब्रह्म समाज के, भारतीय ब्रह्म समाज के देखिएगा संस्थापक पूछ रहे हैं, क्या बताएंगे आप? तो क्या हो जाएगा सही? भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक में हो जाएगा केशव चंद्र सेन, सही हो जाएगा। अगर आदि ब्रह्म समाज पूछता तो देवेंद्रनाथ टैगोर, साधारण ब्रह्म समाज पूछा तो आनंद मोहन बोस, केवल ब्रह्म समाज पूछे तब राजा राम मोहन राय। तो दिमाग को जो है अच्छे से सेट कर लेना है। अब देखिएगा, जब इनकी ये शाखा बनी थी ना देवेंद्रनाथ टैगोर की, तो बहुत सारे इनके प्रभाव हुए थे कि यूपी में कई शाखाएं खोली गई थी, पंजाब में खोली गई थी, और महाराष्ट्र में इनके प्रभाव से ही जो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, तो मैं यहाँ पर जो है 100% सही बता रहा हूँ चीज़ें, तो जब भी कभी कन्फ्यूजन हो तो आप जो है क्लास को रिवाइंड कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है भाई बार बार में जो है कभी चीज़ें जैसे टेस्ट वगैरह में गलत हो जाती हैं। तो जहाँ भी कन्फ्यूजन हो तो यहाँ पर देख सकते हैं, पूरे होश हवास में यहाँ पर बनाता हूँ लगभग अपनी 99.99% दिमाग और शुद्धता के बाद में, 100% नहीं। ब्रह्म समाज का सिद्धांत क्या था? तो देखिए, ब्रह्म समाज का सिद्धांत मतलब जिस आधार पर काम करता था उसका सिद्धांत था एकेश्वरवाद। कैसा सिद्धांत था? एकेश्वरवादी सिद्धांत था, मतलब एक देवता की पूजा करना। और क्या सिद्धांत था? इसका सिद्धांत था विधवा पुनर्विवाह को मतलब चालू करवाना। विधवा विवाह को क्या करना? चालू करवाना। इस पर भी जो है सिद्धांत था। इसका सिद्धांत था कि बाल विवाह को रोकना। किसका? मतलब जितनी भी रूढ़ियाँ थी ना उन सब का विरोध करना, और जो इसको क्या करना? बाल विवाह को ख़त्म करना। और क्या करना? छुआछूत को क्या करना? ख़त्म करना। मूर्ति पूजा को क्या करना? ख़त्म करना। ये सब सिद्धांत थे। तो आप पढ़िएगा। नास्तिकता पर क्यों होगा भाई? जो अच्छा व्यक्ति होता है वो कभी भी एक दूसरे की बातों को क्या करता है? विरोध नहीं करता है। जो वास्तविकता है, अगर वो झूठा है तब विरोध करे। अद्वैतवाद को ही क्या कहते हैं? एकेश्वरवाद। अद्वैतवाद, एकेश्वरवाद यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अद्वैतवाद का मतलब क्या होता है? अद्वैतवाद का मतलब होता है सत्ता जो है एक है, शंकराचार्य का है ये अद्वैतवाद। तो ये एकेश्वरवाद इनका सिद्धांत हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे राजा राम मोहन राय के
धार्मिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था। देखिए, तो राजा राम मोहन राय के जो मतलब ऐसा मानते थे समाज के लोग कि राजा राम मोहन राय जो है ये अंग्रेज़ों की सभ्यता को स्वीकार कर रहा है और ये जो धर्म परिवर्तन की बात करता है, मतलब धार्मिक जो सिद्धांत है उसमें परिवर्तन की बात करता है, वो जो सामान्य बुद्धि के लोग थे वो नहीं समझ पा रहे थे। तो समाचार चंद्रिका नाम की जो समाचार पत्रिका थी, क्या नाम था, चंद्रिका नाम की समाचार पत्रिका थी। अब देखिएगा थोड़ा सा हम राजा राम मोहन राय की समाचार पत्रिकाएं देख लेते हैं। तो राजा राम मोहन राय की जब पत्र पूछे, इन्हें पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। तो 3 पत्र इनके जो है मुख्यतः ध्यान रखना है। एक का नाम है संवाद कौमुदी, क्या नाम है, संवाद कौमुदी, हालांकि हमने पिछले भी पढ़ा हुआ था पिछली क्लास में। एक का नाम है इनकी पत्रिका का ब्रह्मा क्रॉनिकल, ब्रह्मा क्रॉनिकल, और एक पत्रिका का इनकी नाम था मिरातुल अखबार, क्या नाम था, मिरातुल अखबार। तो ये जो तीनों की तीनों किसके हैं, राजा राम मोहन राय के हैं, मिरातुल अखबार। अब जो ये संवाद कौमुदी नाम की पत्रिका है, कौन सी पत्रिका है भाई, संवाद कौमुदी पत्रिका है। इसका संपादन कौन करते थे, इसका संपादन करते थे भवानी चरण बंदोपाध्याय। कौन करते थे, भवानी चरण जो है इसका क्या करते थे, संपादन करते थे। भवानी चरण जो है बंदोपाध्याय इसका संपादन किया करते थे। अब भवानी चरण बंदोपाध्याय से कुछ ना कुछ विवाद हो गया होगा, तो इन्होंने जो है राजा राम मोहन राय के खिलाफ में आगे चल करके चंद्रिका नाम की पत्रिका का क्या किया, प्रकाशन किया। 1822 में जो है चंद्रिका नाम की पत्रिका का प्रकाशन किया। तो आपका सही जवाब हो जाएगा समाचार चंद्रिका हो जाएगा। बंगाल गजट ध्यान रखिएगा, ये जो है प्रथम समाचार पत्र था, और ये अंग्रेजी का भी जो है यही समाचार भारतीय द्वारा, किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी का प्रथम समाचार पत्र भी यही है, भारत का भी यही था। अगले बढ़ जाते हैं। इनकी पुस्तक की बात करें अगर राजा राम मोहन राय की, तो 2 पुस्तकें हैं, ध्यान रखना है। एक प्रीसेप्टस ऑफ जीसस है, क्या नाम है, एक इनकी पुस्तक है प्रीसेप्टस ऑफ जीसस, एक पुस्तक इनकी ये है, और दूसरी पुस्तक है टू गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट, टू गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट। मोनोथिस्ट, इसका मोनोथिस्ट का मतलब होता है जो एक देवता की पूजा करता है, एकेश्वरवादी, मतलब कि जो एक उनके लिए उपहार ऐसा कुछ जो है पुस्तक में लिखते हैं, अपने बताते हैं। तो ये पुस्तकें ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे। तो देखिएगा ये प्रश्न जो है, तो नव हिंदूवाद के जो सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि माना जाता है वो स्वामी विवेकानंद जी को माना जाता है। अब इनसे भी जो है कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तो सभी प्रश्नों को आपको जो है एक ही स्लाइड में क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, मैं बता दूं, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम जितनी भी बातें कर रहे हैं किससे संबंधित बातें कर रहे हैं, स्वामी विवेकानंद संबंधित क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। चलिएगा, तो स्वामी विवेकानंद जो है हेडिंग डाल लीजिएगा। हम यहाँ पर सभी की सभी चीज़ें इनके संबंधित लिख लेते हैं, ताकि बार बार जो है ना करना पड़े। यही जो है ऐसे में जो है कम से कम 150 प्रश्न अपन को करने पड़ते हैं। तो पहली बात ध्यान रखिएगा, इनका जो है जन्म को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है, जन्म के लेकर के पहली बात ध्यान रखना है। दूसरी बात जो है इनकी पुस्तक को लेकर के ध्यान रखना है, पुस्तक को लेकर के प्रश्न पूछा गया है। इनकी जो है समाचार पत्रिका को लेकर के, समाचार पत्रिका जो क्या है उनको लेकर प्रश्न पूछा गया है। इनके गुरु को लेकर के प्रश्न पूछा गया है। इनकी जो शिष्या हैं उनको लेकर भी प्रश्न पूछा गया है। और अगर बात करें तो इनके संगठन को लेकर के भी क्या पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है। फिर शिकागो धर्म सम्मेलन के बारे में आपको ध्यान रखना है, शिकागो में ये कब गए हुए थे ये ध्यान रखना है। और फिर ध्यान रखना है इनके जो है आपको बचपन का नाम ध्यान रखना है, बचपन का नाम। और फिर ध्यान रखना है कि इन्हें विवेकानंद नाम किसने दिया हुआ था, विवेकानंद, विवेकानंद नाम किसने दिया हुआ था। और फिर ध्यान रखना है कि इन्हें मतलब नेताजी ने जो है एक टाइटल दिया हुआ था, सुभाष चंद्र बोस नेताजी ने, तो वो नाम ध्यान रखना है। तो इतनी चीज़ें आपको क्या करना है। और इनका जो है मुख्य सिद्धांत क्या है वो ध्यान रखना है, इनका मुख्य सिद्धांत क्या था वो ध्यान रखना है। और इन्हें जो है नव हिंदूवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि भी कहते हैं, या यूँ मान लीजिएगा ये नव्य वेदांती भी हैं, नव्य वेदांती। इतने प्रश्न जो है आपको क्या करना है, ध्यान कर लेना है। कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है, बस याद होना चाहिए। जब इनका जन्म पूछे तो आपको ध्यान रखना है 12 जनवरी को जो है, 12 जनवरी 1863 को क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था।
और इनके जन्मदिन को कौन सा दिवस मनाते हैं? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। उठो जागो और जब तक मत रुको, जब तक कि क्या ना हो जाए, मकसद ना प्राप्त हो जाए। ये किसका कथन है? स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। इनकी पुस्तक ध्यान रखना है, एक पुस्तक है इनकी ज्ञान योग, कर्मयोग, ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग। राजयोग जो क्या है, इनकी 3 पुस्तकें हैं। भाई हाथ जो है दर्द होने लगता है, सुबह से पता नहीं लिख रहे हैं तो हाथ थोड़ा सा टेढ़ा चल रहा है। तो ज्ञान योग, राजयोग और कर्मयोग ध्यान रखेंगे। और पत्रिका में ध्यान रखेंगे कि जो महत्वपूर्ण पत्रिका है उसका नाम है प्रबुद्ध भारत। क्या नाम है? प्रबुद्ध भारत जो है इनकी क्या है? महत्वपूर्ण पत्रिका है। और दूसरी जो है उद्बोधन, ठीक है, उद्बोधन। तो ये क्या हो जाएंगी? इनकी पत्रिका हो जाएंगी। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। क्या नाम था? रामकृष्ण, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो है इनके क्या नाम था? गुरु का नाम था। और इनकी जो पत्नी थी जिनका नाम था शारदा मणि। प्रश्न पूछा हुआ है इसलिए बता रहा हूँ। शारदा मणि दरअसल हर इनकी जो है हर पॉइंट की कहानी है। और चर्चा मान लीजिएगा कि मैं हर कहानी पर चर्चा करता हूँ तो भाई 10 टॉपिक हैं, और 10 टॉपिक पर अगर 5-5 मिनट पर भी चर्चा करते हैं तो 50 मिनट एक क्वेश्चन में लग जाएगा। ठीक है, तो मैं इसलिए चर्चा नहीं कर रहा हूँ। इनकी शिष्या का नाम था सिस्टर निवेदिता। आयरलैंड की रहने वाली थी सिस्टर निवेदिता। इनका दूसरा नाम भी है मार्गरेट एलिजाबेथ। सिस्टर निवेदिता जो क्या है इनकी शिष्या हैं। इन्होंने जो संगठन बनाया हुआ था उसका नाम था रामकृष्ण मिशन। क्या नाम था? रामकृष्ण मिशन। और रामकृष्ण मिशन कब बनाया हुआ था? 1 मई 1897 को बनाया हुआ था। कब? 1 मई 1897 को। और ये बेल्लूर बंगाल में जो है कलकत्ता के आसपास का ये क्षेत्र है बेल्लूर, वहाँ पर जो है क्या है इसका मुख्यालय होता था। नव्य वेदांती हैं। देखिए नव्य वेदांती का मतलब क्या होता है? जो वैदिक काल के वेदांत की विचारधारा को मानता है उसे क्या कहते हैं? वेदांतवादी कहते हैं, वेदांती कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो थोड़ा सा परिवर्तन करके नए तरीके से उसकी व्याख्या करता है उसे क्या कहते हैं? नव्य वेदांती कहा जाता है। और स्वामी विवेकानंद भी ऐसे ही थे। राधा कृष्णन जो है सर्वपल्ली जी हुए हैं वो भी नव्य वेदांती हैं। राजा राम मोहन राय भी नव्य वेदांती हैं। तो जो आधुनिक भारत में उनकी व्याख्या करते हैं तो वो नव्य वेदांती हैं। तो ये भी क्या थे? एक नव्य वेदांती थे। नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि माना जाता है, क्योंकि दुनिया में जिस प्रकार से इन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति और सभ्यता ज्ञान को प्रदर्शित किया था इसलिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया था। और बताया था इन्होंने कि भारत जो है दुनिया में जो अध्यात्म चलता है वो भारत की पूंजी है। ब्रिटेन और पश्चिमी देशों ने कितना भी धन कमाया हुआ हो, लेकिन एक व्यक्ति का पूरा विकास करने के लिए अध्यात्म के साथ साथ भौतिक उन्नति की भी आवश्यकता होती है। तो आपके पास में भौतिक उन्नति है, हमारे पास में मानसिक उन्नति है। हमसे मानसिक उन्नति ले लो और अपनी जो है भौतिक उन्नति। तो यही जो है उनका भाषण था शिकागो में। तो इसी में जो है जहाँ शुरुआत में उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया जाता था तो रोज़ उनका जो है भाषण सुनते थे बाद में जब टाइम हो जाता था। इनका जो मुख्य सिद्धांत था इनका जो दरिद्र नारायण, क्या था इनका जो मुख्य सिद्धांत था? दरिद्र नारायण। इन्होंने दरिद्र नारायण की अवधारणा दी थी, अर्थात दीन दुखियों, वृद्धों और जो भी मतलब बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनकी सहायता करो। यही क्या है? ईश्वर की सहायता है। नर ही नारायण है। क्या है? इन्होंने माना था नर ही नारायण है। यानी कि जो लोग क्या किया था? ऐसे नहीं माना था भाई, इन्होंने पूरे वेद पढ़े हुए थे, पूरे वेदांत पढ़े हुए थे। और वेद वेदांत पढ़ कर के ये सिद्धांत दिया हुआ था कि इसका निष्कर्ष ये है कि जो कमज़ोर है उसको क्या करो? आगे बढ़ाओ और उनकी सहायता करो। इसी में जो है आपका कल्याण है, यही जो है भगवान चाहता है। तो इन्होंने निष्कर्ष निकाल के ये अवधारणा दी हुई थी। और जीवन पर्यंत अपने संगठन में रामकृष्ण मिशन में जो है दीन दुखियों की ये क्या करते थे? इलाज करवाते थे, सहायता करते थे। आज भी रामकृष्ण मिशन चलता है। बस जो है अब हालांकि भावना शायद बदल गई होगी, लेकिन वहाँ पर देखना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें क्या कहा था? आध्यात्मिक पिता कहा था। राष्ट्रीय आंदोलन का क्या कहा था इन्हें? आध्यात्मिक पिता कहा था। और जो आप जिसे जानते हैं ना आज भारत माता जिसे कहते हैं, वो कॉन्सेप्ट किसका है? अरे भाई कॉन्सेप्ट इन्हीं का है। किनका? स्वामी विवेकानंद जी का है। भारत माता प्राचीन काल में नहीं होती थी, ना ही मध्य काल में होती थी। जब स्वामी विवेकानंद ने जो है ये देखा हुआ था कि भाई ये देश जो क्या है सांस्कृतिक देश है, अगर इसको लोगों को जगाना है ना तो पिता से ज़्यादा माता से ये लोग प्यार करते हैं। अगर भारत को माता का दर्जा दे देंगे तो भावनात्मक रूप से संबंध इनका जुड़ जाएगा। और फिर क्या है, माता का अपना अपमान नहीं सह सकते हैं तो फिर क्या हो जाएगा? राष्ट्रवाद निश्चित रूप से आगे बढ़ जाएगा। जी हाँ, यही सच्चाई है। तो भारत माता का सिद्धांत किसने दिया था?
तो इंटरव्यू वगैरह में पूछता है कि हम जो है भारतवासी हैं, ये देश को माँ का दर्जा क्यों देते हैं, हर देश जो है पिता का दर्जा देता है, हम क्यों माँ का दर्जा देते हैं। तो आप लोगों को ये बताने के लिए कि हमारी सभ्यता जो है मातृ प्रधान सभ्यता है, हमारी संस्कृति में भी जो है महिलाओं के लिए क्या किया जाता है, सम्मान किया जाता है। वो बात अलग है कि चंद मुट्ठी भर जो है लालची लोगों ने क्या कर दिया, इसे मतलब जो हमारे यहाँ का मूल धर्म था उसके जो है अलग प्रकार से व्याख्या कर दी और उसे स्वार्थ का साधन बना दिया। देखिएगा ना कभी जो है अपने धर्म के देवताओं को भी देखिएगा, सबसे खतरनाक जो है देवी के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो महिलाओं को ही जाना जाता है। और आप कहते हैं कि हमारे देश में प्रकृति का नामकरण भी महिलाओं के नाम पर किया गया, चाहे वो गंगा माता हो, चाहे वो धरती माता हो, चाहे अग्नि माता हो। कभी इन चीज़ों पर गौर कीजिएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है मतलब इन्हें आध्यात्मिक पिता कहा था, क्योंकि इन्होंने जो है आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का सिद्धांत दिया था। विवेकानंद की जो है इन्हें उपाधि खेतड़ी के महाराजा द्वारा दी गई थी, खेतड़ी के महाराजा द्वारा। बचपन का नाम इनके जो है नरेंद्र नाथ दत्त था, नरेंद्र नाथ था। तो इन्होंने ही क्या दिया था, विवेकानंद नाम दिया था खेतड़ी के महाराजा ने। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में 1893 में जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको चीज़ों को करना है, ठीक है। तो कितना भी भाई कंट्रोल करें, लेकिन पता नहीं कुछ ना कुछ जो है डिटेल हो ही जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, देखिएगा अब थोड़ा सा लिमिटेड बात करेंगे। अगला प्रश्न है ईश्वर के बारे में ये कथन किसका है। ईश्वर के बारे में सोने के लिए भाई गलत लिखा हुआ है, ईश्वर के बारे में सोचने, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। उपयुक्त कथन किसका था, ये बताइएगा। कथन जो है किसने कहा हुआ था, ये कथन जो है एक महान आत्मा का है और उस महान आत्मा का नाम है ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में आपको क्या ध्यान आना चाहिए, तुरंत ही जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ध्यान आना चाहिए। क्या, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 कैनिंग के समय पर पारित किया गया था। ये जो है संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे और ये शुरुआत में जो है बेथुन नामक स्कूल के जो कलकत्ता में थे उसके मतलब एक सचिव मान लीजिए, सेक्रेटरी थे। बाद में जो है ये बेथुन स्कूल जो है विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो जाता है, तो उसके प्रोफेसर भी ये बनते हैं। और इनका सबसे महत्वपूर्ण नाम जो आता है विश्व इसमें आता है। और इनका एक समाचार पत्र बहुत फेमस है जिसका नाम है क्या, सोम प्रकाश, जो कि गलघोटू एक्ट से क्या हुआ था, प्रभावित हुआ था। सोम प्रकाश से बंद हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है ध्यान रखिएगा, जिसमें पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था, तो स्वामी विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता द्वारा अपने भारतीय फ्रेंड को, मतलब लड़की दोस्त थी, लड़का नहीं था कोई, भारतीय लड़की दोस्त को पत्र के माध्यम से, जब मतलब उनका बात होती थी, पहले फ़ोन से बात नहीं होता था हलो हलो, तो पत्र के माध्यम से बात होती थी। तो इन पत्रों में जो है ये अभी भी संग्रहालय में रखे हुए हैं, उनके द्वारा ये बात कही गई थी। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है। देखिएगा मार्टिन लूथर का प्रश्न आया हुआ, तो मैं पूरी की पूरी बातें करवा देता हूँ। मार्टिन लूथर दरअसल किसे कहा जाता है, दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है। दयानंद सरस्वती बहुत ही मतलब बड़े व्यक्ति थे यार, मतलब हम इतनी क्लास में कैसे बातें कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ परीक्षा के लिए कंटेंट बात कर रहा हूँ, वरना आपको जो है इन व्यक्ति की अभी मूल्य नहीं मैं बता रहा हूँ, इनका जो वास्तविक योगदान क्या था, जो कि अपनी भी क्या है सीमा है भाई, परीक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए चर्चा करनी होती है और इतने सारे टॉपिक हैं तो कैसे कर सकते हैं, तो कुछ कुछ बताते जाएंगे। दयानंद सरस्वती जो है मूल रूप से बात करें मूर्ति पूजा के बहुत बड़े उपासक थे। इन्हें लगा कि भाई दुनिया में सब धर्म झूठा होता है। ऐसे स्वामी विवेकानंद जी पहले करते थे कि वो धर्म को झूठा मानते थे। तो जब उनके गुरु जी थे जो रामकृष्ण क्या नाम था, परमहंस, तो उन्होंने उन्हें एहसास दिलाया था कि भाई धर्म होता है, ईश्वर होता है। ऐसा कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी को साक्षात जो है काली माता ने दर्शन दिए हुए थे। जब से जो है वह क्या हो जाते हैं, ईश्वर के जो है बहुत बड़े भक्त हो जाते हैं और जीवन पर्यंत जो है वो सेवा करते रहे थे। तो ऐसे ही दयानंद सरस्वती थे। इनके शुरू का नाम जो है, बचपन का नाम मूल शंकर था। तो इन्होंने कहा कि मैं सब कुछ परिवर्तन करना चाहता हूँ। अपने गुरु जी के पास में जाते हैं तो पहले कहते हैं अपने शंकर का ही नाम हटा ले, अपने मूल शंकर से जो है नाम ही हटा दो। क्यों, क्योंकि ये कहा मूर्ति पूजा का जो है संकेतक है। तो दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा का जो है विरोध करने के लिए ये नाम हटा लिया और अपना नाम क्या रखा, दयानंद सरस्वती रखा हुआ था। बहुत बड़े ये वेदों के जो है बहुत बड़े समर्थक थे। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है इनके बारे में मैं फटाफट लिख देता हूँ, फिर उनके जवाब भी जो है आपके सामने लिख देंगे। इनका मूल नाम तो ये हो गया, मूल नाम को लेकर प्रश्न पूछा जाता है। इनका संगठन में 5 स्टार लगा लीजिएगा। कितने स्टार, 5 स्टार लगा लीजिएगा। प्रश्न जो है आने की प्रबल संभावना में है। इनके संगठन की क्या पूछेगा, डेट पूछेगा या मुख्यालय पूछेगा, कोई भी बात पूछ सकता है, ठीक है।
क्या कह रहा हूँ, 5 स्टार लगा लीजिएगा, आने की जो है प्रबल संभावना में है। तो बाद में ये कह रहे थे भाई पेपर है आपके पास में, लीक करवा देते हो क्वेश्चन, कहीं फंसा दो वगैरह, तो वैसा नहीं कह रहा हूँ भाई। कितने देखिए 1875 में इनके संगठन की स्थापना हुआ था, और 1875 से अगर देखेंगे तो एक मतलब वो बन रहा है, जैसे कि होता है ना, स्वर्ण जयंती होती है, गोल्डन जयंती होती है, रजत जयंती होती है, तो ऐसा इनका तालमेल बन रहा है। तो वैसे देखा जाता है पेपर बनाते समय पर। तो संगठन देखेंगे, इनका संगठन आपसे पूछा जाएगा, इन्होंने कौन सा नारा दिया था, नारा, ठीक है। इन्होंने जो है नारा दिया था, इनकी पुस्तक को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है, इनकी पुस्तक क्या थी। इनके उपनाम को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है, इनका उपनाम क्या था। इन्होंने जो है पहली बार, ध्यान रखिएगा, स्वराज शब्द दिया था। इन्होंने क्या दिया था, भारत में पहली बार स्वराज शब्द किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने दिया था। इन्हें जो है अशांति का जनक कहा गया। क्या कहा गया, अशांति का जनक कहा गया। किसने कहा था, यही प्रश्न पूछा जाता है। और इनके कथन को लेकर के भी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, कथन को लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक दो कथन है बता दूंगा। एक जो है इनका शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया हुआ था। क्या चलाया था, शुद्धि आंदोलन चलाया था, उसको लेकर के प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिएगा, जवाब लिख लीजिएगा। इन्होंने जो है संगठन की स्थापना की थी, उस संगठन का नाम था आर्य समाज। क्या नाम था, आर्य समाज। कब की हुई थी, फिक्स डेट ध्यान रखनी है, बिल्कुल फिक्स डेट ध्यान रखनी है, एक भी चांस नहीं है। 10 अप्रैल 1875 को जो है इन्होंने संगठन की स्थापना की हुई थी। कहाँ पर था इनका संगठन, गलती मत कर देना भाई। ये संगठन जो था मुंबई में था। कहाँ पर था, मुंबई में इनका संगठन था। बाद में जो है बहुत सारी ब्रांचें इनके संगठन की खोली गई थी। तो इन्होंने जो नारा दिया हुआ था, क्या नारा दिया हुआ था, इन्होंने माना था कि वेदों में जो है शाश्वत सत्य निहित है, इसलिए क्या कहा था इन्होंने, वेदों की ओर लौटो। क्या, वेदों की ओर लौटो, इन्होंने नारा दिया था। इनकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, वेदों की सच्चाई को जो है प्रकाशित करने के लिए ये पुस्तक लिखी हुई थी। उपनाम है इनका, इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है, इनकी नीतियों के कारण। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रतिपादन, स्वराज मतलब खुद का राज है, तो स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया था, इन्होंने। अशांति का जनक किसी ने कहा था, एक पुस्तक है, उस पुस्तक में कहा गया है, उस पुस्तक का नाम है इंडिया अनरोस्ट। क्या नाम है, इंडिया अनरोस्ट नामक पुस्तक है, और उसके लेखक जो हैं सिरोल लेखक हैं इसके, वेलेंटाइन सिरोल जो है, क्या है इसके लेखक हैं, वेलेंटाइन सिरोल। शुद्धि आंदोलन क्यों चलाया था, तो कई लोग जो है इस्लाम धर्म परिवर्तन कर चुके थे, ईसाई धर्म में चले गए थे, तो उन्हें वापस बुलाने के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया हुआ था। और इनके कथन को लेकर के ये प्रश्न आता है कि भाई, एक प्रश्न जो है, एक बात और, हिंदी को जो है इन्होंने पहले व्यक्ति थे जो आधुनिक काल में हिंदी में जो है मतलब अपनी भाषा को इन्होंने क्या दिया था, प्राथमिकता दी थी, और उसी में ग्रंथ भी लिखे हुए थे। इनके कथन को लेकर के प्रश्न आता है, एक स्वराज संबंधी इनका कथन है। क्या है, स्वराज संबंधी कथन है कि मतलब पराया चाहे कितना भी अच्छा हो, वो अच्छा नहीं होता है, स्वयं का राज्य अच्छा होता है। आपको समझ में आ जाएगा। तो स्वयं के राज को जो श्रेष्ठ कहते हैं, ये कहते हैं भले ही टूटा फूटा कैसा भी हो, वो ऐसा ही है जैसे कि हमारे अपने घरों में कह देते हैं कि अपना तो अपना ही होता है, पराया तो पराया ही होता है, पराया चाहे कितना भी सुंदर हो। तो यही कथन ये भी कहते हैं कि हमारा देश कैसा भी है वो अच्छा है, अंग्रेज़ों से हज़ार गुना अच्छा है। तो ये कथन को लेकर के इनका प्रश्न जो है पूछा जाता है। और एक कथन और इन्होंने कहा था कि भारत जो है भारतीयों के लिए है। क्या है, भारत जो है क्या है, भारतीयों के लिए है। तो ये दो कथन इनके क्या कर लेने हैं, ध्यान कर लेने हैं। इतनी बातें रट लीजिएगा, प्रश्न आएगा, ध्यान रखिएगा। इस बार जो है पूरी संभावना है, अगर समाज सुधार आंदोलन में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है तो वो आर्य समाज का प्रश्न पूछेगा। कठिन बनाएगा तो सभी बातों को कथन में पूछ लेगा, अन्यथा सिंगल फैक्ट पूछ लेगा कि आर्य समाज कहाँ पर स्थित है, तो मुंबई में बता देना, फिर स्थापना पूछी जाएगी। ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा। चलिए आगे बात करते हैं। आर्य समाज की स्थापना कब की थी, तो अभी हमने बात कर ली है। 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। 1857 में जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि, क्या कहा था, अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं होता, यानी कि अंग्रेज जो है कितना भी अच्छा शासन देते हैं वो हमारे स्वयं के शासन का स्थानापन्न यानी कि उससे अच्छा नहीं है। तो ये कथन किसका है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। आगे बढ़ जाते हैं, ये चीज़ें कर चुके हैं अपन। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, तो आप क्या बताएंगे। देखिए, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है केशव चंद्र सेन, और ये केशव चंद्र सेन जो है कहाँ जाते हैं, पूरे भारत में प्रचार प्रसार कर रहे होते हैं अपने संगठन का। इन्हीं के प्रभाव से, यानी कि इन्हीं की प्रेरणा से जब ये भाषण दे रहे होते हैं, तो आत्माराम पांडुरंग नाम के व्यक्ति क्या करते हैं, इस संगठन की स्थापना करते हैं। कौन से संगठन की स्थापना करते हैं भाई साहब, तो उस संगठन का नाम है आपका प्रार्थना समाज।
कौन समाज? प्रार्थना समाज जो है इस संगठन का नाम है। और क्या क्या ध्यान रखना है, इसकी स्थापना जो है प्रार्थना समाज की 1867 में होती है। 1867 में कौन करता है? आत्माराम पांडुरंग इसकी स्थापना करते हैं। बाद में कहाँ पर था ये? महाराष्ट्र में है, नाम से स्पष्ट है। तो ज़्यादातर MPPSC प्रश्न ऐसे ही पूछ रही है, ज़्यादा गहराई में नहीं जाकर के मतलब कौन कहाँ पर स्थित है। अभी पिछली बार कौन सा पूछा था भाई? परमहंस मंडली को। मैंने मोटा दिमाग लगाया था, तो अभी मैं बताऊंगा कैसे दिमाग लगा कर गलत कर दिया था, तो देखेंगे अभी आगे। प्रार्थना समाज जो है 1867 मुंबई में आत्माराम पांडुरंग और प्रेरणा से हो गया। इसके बाद आपको ध्यान रखना है महादेव गोविंद रानडे 1869 में जो है यहाँ के जो मुख्य संचालक बनते हैं। तो ये प्रश्न भी आता है कि तो वो कौन थे? महादेव गोविंद रानडे। तो ये भी जो है इसी संगठन से जुड़े हुए थे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो आपको बहुत सिंपल सी बात करनी है कि देव समाज के जो संस्थापक थे ये शिव नारायण जो है अग्निहोत्री साहब थे। और इन्होंने जो है इस संगठन की स्थापना कब की थी? 1887 में इस संगठन की स्थापना की थी। बहुत महत्वपूर्ण है, लाहौर में था, भारत में नहीं था। कहाँ पर था? लाहौर में था। दयानंद सरस्वती कौन सा समाज था? आर्य समाज था। स्थापना ध्यान रखनी है 10 अप्रैल 1875। रामकृष्ण मिशन 1 मई 1897। 1 मई 1897 स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मतलब मिशन जो है उनके संगठन का नाम था, इनके द्वारा स्थापित। तो ये क्या थे? इनके गुरु थे स्वामी विवेकानंद जी के। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो देखिएगा सत्य शोधक समाज से प्रश्न बनता है, बहुत महत्वपूर्ण है। दलित समाज सुधारक के रूप में जो है सत्य शोधक समाज संगठन अग्रणी था। और इसकी स्थापना जो है महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1873 में। कहाँ की गई थी? महाराष्ट्र में की गई थी या मुंबई में की गई थी। तो क्या हो जाएगा सही जवाब? महात्मा ज्योतिबा फूले हुए। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये पुस्तक लिखते हैं, कई बार पूछी गई है। इनकी पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। क्या नाम है? गुलामगिरी जो है इनकी पुस्तक का नाम है। अब हम क्या बनाएंगे? स्पीड बनाएंगे। 40 + 45 प्रश्न हैं, अन्यथा हो नहीं पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया था? भाई क्या किया था? विरोध किया था और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था। उस व्यक्ति का नाम था क्या? राधाकांत देव जो उस व्यक्ति का नाम था। इन्होंने बंगाल के अंतर्गत 1830 में एक संगठन बनाया था। उस संगठन का नाम था क्या? धर्म सभा। क्या नाम था? धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? राधाकांत देव ने। कहाँ पर की थी? बंगाल में की थी। किस लिए की थी? जो परिवर्तन हो रहे हैं उनका विरोध करने के लिए ये रूढ़िवादिता का समर्थन करते थे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? तो राधा स्वामी सत्संग एक समाज सुधारक संगठन है और इसकी स्थापना की अगर बात की जाए 1861 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो अगर इसकी बात करेंगे तो शिवदयाल अग्निहोत्री द्वारा क्या की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी। और इस संगठन कहाँ पर होता था? आगरा में था। कहाँ पर था? आगरा में था, ध्यान रखिएगा। चलिए शिवदयाल अग्निहोत्री। और ये देखिएगा इनकी भी थोड़ी सी अलग कहानी है, थोड़ा सा ऐसे। ये जो है एक बहुत बड़े व्यापारी थे। क्या थे? बहुत बड़े व्यापारी थे। और इनका नाम जो है तुलसी राम हुआ करता था। क्या नाम होता था? तुलसी राम। और ये जो है राधा स्वामी के जो मतलब भक्ति से बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, तो ये सब कुछ व्यापार का काम छोड़ करके इन्हें समाज सुधार में लग गए थे। उनका नाम था शिवनारायण अग्निहोत्री और ये तुलसी राम थे। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, जो महाराष्ट्र के एक महान समाज सुधारक हुए हैं गोपाल हरि देशमुख। क्या नाम है? गोपाल हरि देशमुख। इन्हें क्या कहा जाता है? लोक हितवादी के नाम से। MPPSC मेंस का भी प्रश्न है 2 नंबर का, तो लोक हितवादी भी इन्हें कहा जाता है। कौन है ये? समाज सुधारक है, बहुत बड़े समाज सुधारक। क्या नाम किया हुआ है इन्होंने? कुछ ऐसा कार्य किया हुआ है क्या? पहली बात ध्यान रखिएगा, न्यायाधीश थे। क्या थे? जज रह चुके थे। गवर्नर जनरल की जो परिषद होती थी उसमें भी क्या रह चुके हैं? सदस्य रह चुके थे। और इन्होंने जो है मतलब बहुत सारी बातें काम किए हैं। आत्मनिर्भरता के संदर्भ में जो है बहुत समर्थन किया था। आत्मनिर्भरता के संदर्भ में, विधवा विवाह के संदर्भ में, नारी शिक्षा को जो है इन्होंने क्या किया था? समर्थन किया था नारी शिक्षा को। और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया। जो कोई भी भाई नारियों का विकास करना चाहता तो पश्चिमी शिक्षा का समर्थन करता था, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा में जो है काफ़ी हद तक जो है महिलाओं के लिए सुधार की अच्छी स्थिति थी। तो आत्मनिर्भरता की अगर बात करें तो ये अपने आप को ये बताने के लिए कि हम सेल्फ डिपेंड बनना चाहते हैं, इन्होंने 1876 में जो गवर्नर जनरल का दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था, जब महारानी विक्टोरिया आई थी, तो 1876-77 में, तो इस समय पर ये खादी के वस्त्र पहन करके जाते हैं, खुद के हाथ से बनाए हुए। तो खादी के वस्त्र पहनते हैं ये।
ठीक है। तो महादेव गोविंद रनाडे किससे जुड़े हुए हैं? प्रार्थना समाज से। गोपाल कृष्ण गोखले अभी देखेंगे इनका सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। पंडित रमाबाई विधवा आश्रम के लिए बहुत बड़े कार्य किए हुए हैं और पूना सार्वजनिक सभा में भी जो इनका क्या है एक योगदान था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है 5-9 हुआ, ठीक है। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए विष्णु शर्मा द्वारा जो है किया गया था, ये विष्णु परशुराम पंडित द्वारा किया गया था। विधवा पुनर्विवाह के संदर्भ में बहुत से नाम आएंगे। गोपाल हरि देशमुख भी काम करते थे इसमें, लेकिन जो अभियान किया गया था उसमें ये काम कर रहे थे। BM मालावारी जो हैं ये विवाह की मतलब आयु के लिए, न्यूनतम आयु के लिए ये क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। न्यूनतम आयु के लिए मतलब विवाह की न्यूनतम आयु क्या हो। दादा भाई नौरोजी ये समाज सुधार में इनका कम योगदान है, ये जो है राजनीतिक व्यक्तित्व थे, अभी इनके बारे में हम देख चुके हैं। और विधवा पुनर्विवाह में जो है खास तौर से सबसे बड़ा नाम जो है वो क्या है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है, जिन्होंने कानूनी रूप से मतलब मान्यता दी हुई थी। 1856 में जो है कानून आया था इनके नाम पर। इसके अलावा रमाबाई ने भी जो है इनके लिए काम किया था, रमाबाई, ठीक है। ये रमाबाई रनाडे जो हैं ये महादेव गोविंद रनाडे की पत्नी थी। आगे बात करते हैं 19वीं शताब्दी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? ये हैं भाई बहराम जी मालावारी टाटा। ये बहराम जी मालावारी हैं, BM मालावारी भी कहा जाता है, और ये 19वीं शताब्दी के महानतम समाज सुधारक थे। और इनकी जो सबसे खास बात है ना, वो खास बात क्या है, इनकी सबसे जो खास बात है वो ध्यान रखना है कि इन्होंने सम्मति आयु अधिनियम, ये न्यायाधीश रह चुके थे भाई, ध्यान रखिएगा, जज रह चुके थे, तो इन्होंने सम्मति आयु अधिनियम, सम्मति आयु अधिनियम मतलब कि विवाह के लिए एक निश्चित उम्र होना चाहिए, ये इसी को इंग्लिश में कहा गया है द एज ऑफ कंसेंट एक्ट, द एज ऑफ कंसेंट एक्ट। और इनके समय पर 1891 में यह जो है कानून क्या होता है, पारित होता है। कब? 1891 में। और इसके तहत जो है बाल विवाह के खिलाफ ये क्या था, कानून था। और आई थिंक इसमें बात की गई थी कि 12 साल की बच्ची का जो है इससे ऊपर का विवाह होगा। तो बहराम जी मालावारी, BM मालावारी प्रस्ताव पूछेगा आपसे प्रश्न कि BM मालावारी प्रस्ताव किससे संबंधित है, तो विवाह के लिए न्यूनतम आयु से संबंधित है, जिसके लिए 1891 में ये कानून लेकर के आते हैं, न्यायाधीश थे भी। आगे बात करते हैं विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म संगठन स्थापित किया था। देखिएगा विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए तो किसने, ये वीर सलिंगम द्वारा जो है किया गया था। रामकृष्ण पिल्लई ये केरल के थे, गोपालाचार्य, ठीक है। तो देखिए विधवा पुनर्विवाह में 1871 में जो है कौन प्रयास कर रहा है, वीर सलिंगम कर रहे हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वो व्यक्ति थे जिन्होंने कानून बनवाया हुआ था। इसके अलावा गोपाल हरि देशमुख भी महाराष्ट्र में काम कर रहे थे, और भी रमाबाई भी काम कर रही थी। तो बहुत से लोग काम करते हैं, उनको आपको ध्यान रखना होगा। पश्चिम भारत के DK कर्वे ये भी विधवा विवाह के लिए बहुत काम करते हैं। पश्चिम भारत के जो DK कर्वे साहब हैं, पश्चिम भारत के DK कर्वे, धोंधो कर्वे इनका नाम है, धोंधो कृष्ण कर्वे ऐसा कुछ नाम था। DK कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो इन्होंने स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के लिए कार्य किया था। आपको याद होगा जब हमने एजुकेशन वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने बताया था कि 1906 में बम्बई में, कहाँ पर, बम्बई में जो है प्रथम महिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया हुआ था, तो ये DK कर्वे ने बनवाया हुआ था, और ये भी जो है जज रह चुके थे। और सती प्रथा तो आपको ध्यान रखना 1829 का अधिनियम राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। चलिए आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? उस व्यक्ति का नाम क्या था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये 1856 में जो है कानून लाते हैं, और उसकी धारा 5 के तहत कैनिंग के समय पर जो है ये कानून लागू हो जाता है। तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका हमेशा ध्यान रखना। सोम प्रकाश समाचार पत्र जो है बहुत महत्वपूर्ण है। महादेव गोविंद रनाडे प्रार्थना समाज से संबंधित हैं। प्रार्थना समाज से राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के हो जाएंगे। सती प्रथा के लिए इनका नाम जाना जाता है, राजा राम मोहन राय का। एनी बिसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो है महिला थी, ध्यान रखिएगा, अभी देखेंगे इनका। और होम रूल लीग आंदोलन के लिए जानी जाती हैं। आगे बात करते हैं
इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंधित थे जो बाद में बेथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना गया था? तो ये कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, संस्कृत के प्रोफेसर बाद में बने थे। और इसे फीमेल स्कूल के पहले ये क्या थे? सेक्रेटरी थे। बाद में जो है इस बेथ्यून ये मतलब विश्वविद्यालय भी बन जाता है। और सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, भारतीय। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं एनी बेसेंट। तो ये राजनीति में हम बात करेंगे, यहाँ समाज सुधार चल रहा है। 1843 के अधिनियम की धारा 5 में किस बात को गैर कानूनी घोषित किया गया था? भाई ध्यान करो, एलन बैरो का नाम ध्यान रखो। किसका नाम? एलन बरो के नाम पर। एलन बरो, जिसका समय जो है 1842 से लेकर के 1848 के समय तक जो इनका समय रहता है। तो इन्होंने क्या किया था? दास प्रथा को रोकने के लिए पूरी तरीके से दास प्रथा किसके समय पर समाप्त हुई थी? एलन बरो के समय पर 1843 में ही समाप्त हुई थी। तो किससे संबंधित है? दास प्रथा को गैर कानूनी बना दिया था। गुलामी को ही ध्यान रखिएगा दास प्रथा कहते हैं। 1829 में हुई थी आपकी सती प्रथा को बैन किया गया था। बाल विवाह के लिए BM मालाबारी प्रस्ताव ध्यान रखेंगे। और केशव चंद्र सेन ने भी जो है बंगाल में कानून बनवाया था। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये व्यक्ति कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। और निश्चित आयु बन गई थी और खुद इन्होंने 12 वर्ष की बेटी का अपनी विवाह जो है कूच बिहार के राजा से करवा दिया था। तो लोग इनका विरोध करने लगे थे, फिर इनका संगठन जो है टूट गया था और साधारण ब्रह्म समाज जो है इनसे अलग हो गया था। कब? 1878 में। आगे बात करते हैं। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो कौन सा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है? किसको लेकर के? शारदा अधिनियम को लेकर के प्रश्न जो है पूछा जा रहा है। अब देखिएगा, थोड़ी सी मैं बता देता हूँ इसमें, ताकि हमेशा के लिए विवाह की आयु क्या हो, विवाह की आयु क्या हो, इसमें कई प्रयास किए जा चुके हैं। तो यहाँ पर एक साथ नोट कर लीजिएगा, विवाह की आयु क्या हो, इसके लिए कई कानून आ चुके हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1872 में एक कानून आया था जिसका नाम था नेटिव मैरिज एक्ट। क्या नाम था? नेटिव मैरिज एक्ट। और ये जो है केशव चंद्र सेन द्वारा लाया गया था, केशव चंद्र सेन द्वारा लाया गया था। ठीक है। दूसरा जो कानून आता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है मालाबारी प्रस्ताव, BM मालाबारी। BM मालाबारी ये पारसी समाज सुधारक थे, BM मालाबारी। और ये कब लाते हैं? ये जो है अभी देखेंगे। और एक जो है शारदा एक्ट आता है। कब आता है? हरिविलास शारदा एक व्यक्ति हैं, हरिविलास शारदा। और ये कहाँ के थे? राजस्थान के रहने वाले थे, जज रह चुके थे। तो BM मालाबारी प्रस्ताव जो है आपका 1891 में आता है। और जो हरिविलास शारदा एक्ट था ये आपका आता है 1929 में आता है। ठीक है। और ये 1872 में आता है। तो जो ये केशव चंद्र सेन का कानून था, इसमें बात की गई थी कि 14 वर्ष का बच्चा, मतलब सॉरी बच्ची, और 18 वर्ष का क्या होगा? लड़का होगा। क्या होगा? 14 वर्ष की लड़की होगी, 18 वर्ष का लड़का होगा, तभी जो है विवाह होगा। ये केशव चंद्र सेन ने कहा था। और खुद की बेटी का विवाह जो है 12 वर्ष में कर दिया था बिहार के कूच बिहार के राजा से। ठीक है। तो विद्रोह हो गया था, इनका विरोध हो गया था। ये हो गया। दूसरा ध्यान रखना है BM मालाबारी प्रस्ताव। ये कौन थे? पारसी समाज सुधारक थे और बम्बई के मतलब जज भी रह चुके थे। 1891 में यह कानून बनवाते हैं। इसके तहत एक बात की गई थी कि 12 वर्ष की जो है 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की का विवाह जो है अपराध होगा। ठीक है। तो ये लड़की के लिए बस जो है मुझे डाटा मिला हुआ है, लड़का के लिए मिला ही नहीं है, बहुत देखा था। और ये जो हरविलास शारदा ने जो शारदा एक्ट बनवाया हुआ था, ध्यान रखिएगा पूरा नाम नहीं आएगा, शारदा एक्ट पूछा जाएगा। और शारदा एक्ट के तहत जो है बॉय के लिए जो आयु रखी गई थी वो रखी गई थी 18 वर्ष। और जो गर्ल्स थी उस गर्ल्स के लिए जो आयु रखी गई थी 14 वर्ष। तो ये जो है तीनों बातें ध्यान रखिएगा एक साथ में। तो प्रश्न क्या पूछा है आपसे? प्रश्न पूछा है कि शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की गई थी। तो 18 और 14, यानी कि 14 और 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा आपका समय है 1875 का। क्या है? समय 1875 है। और स्थान कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में जो है इसकी स्थापना की गई थी। अमेरिका में पड़ता है ये। न्यूयॉर्क में किसने की थी? दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति का नाम है HP ब्लावात्स्की। क्या नाम है? HP बिलावा, जो नाम में लिखा हुआ है, ब्लावात्स्की।
और जो दूसरे व्यक्ति थे उनका नाम था कर्नल अलकाट। क्या नाम था? कर्नल अलकाट। इन दो लोगों द्वारा क्या किया जाता है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की जाती है और इसका जो मुख्य उद्देश्य था दुनिया के प्राचीन धर्मों का क्या करना, अध्ययन करना। कब स्थापना होती है? 1875 में। HP बिलावत इसकी यहाँ पर दिया हुआ है। भारत में जो है इसकी शाखा 1885 में जो है इसकी शाखा खोली जाती है। कब खोली जाती है भारत में? सॉरी, 1882 में जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की शाखा जो है आड्यार नामक स्थान पर खोली जाती है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की शाखा कहाँ पर थी? आड्यार में थी। और ये कहाँ पर पड़ती है? मद्रास के अंदर। जब आगे चल करके एनी बेसेंट जो है इसी संगठन से जुड़ती हैं और एनी बेसेंट जो है 1907 में जो भारतीय शाखा है इसकी क्या बनती है? अध्यक्ष बनती है। क्या बनती हैं? एनी बेसेंट अध्यक्ष बनती है। अब एनी बेसेंट जो है कौन है? एनी बेसेंट, इनके बारे में आपको 5 बातें हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है? परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है 5 बातें। अगर आपसे पूछे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी? एनी बेसेंट। होम रूल लीग आंदोलन भारत में किसने चलवाया था? होम रूल लीग आंदोलन 1916 के अंदर जो है एनी बेसेंट ने चलवाया था। एनी बेसेंट के जो है 2 समाचार पत्र हैं, एक का नाम है कॉमनवील, क्या नाम है? कॉमनवील, और एक का नाम है न्यू इंडिया। तो ये भी आपको क्या करना है? याद रखने हैं। इतनी बातें कर लीजिएगा, काम चल जाएगा। और स्वशासन के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया था, तो वही है होम रूल लीग आंदोलन, स्वशासन। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 की जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? वो व्यक्ति जो थे उन व्यक्ति का नाम था राजा राम मोहन राय। लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा क्यों विरोध किया था। 1826 में जूरी अधिनियम जो है क्या करता था? भेदभाव करता था। ये क्या करता था? भेदभाव करता था। किस में भेदभाव करता था भाई? ये न्यायालय में भेदभाव करता था। कैसा न्यायालय में भेदभाव? जो है जज होते हैं, एक जो है इंडियन जज होंगे, एक क्या होंगे? यूरोपियंस जज होंगे। क्या होंगे? यूरोपियंस जज होंगे, यानी कि अंग्रेज जज होंगे। क्या होंगे? अंग्रेज जज होंगे। तो इसमें यह प्रावधान था कि क्या प्रावधान था? जस्ट मेरे भाई, इसमें प्रावधान ये था कि जो इंडियन जज हैं वो किसी भी हालत में अंग्रेज जजों की जो है सुनाई नहीं कर सकते, वो फैसला नहीं दे सकते। जबकि अंग्रेज जज जो है किसी भी इंडियन की क्या कर सकते हैं? सुनाई कर सकते हैं। जो यूरोप के लोग हैं, अंग्रेज हैं, उनकी सुनाई केवल कौन करेंगे? अंग्रेज ही करेंगे। इस बात को लेकर के राजा राम मोहन राय ने विरोध किया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि जो पुणे सार्वजनिक सभा है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में की गई थी। 1870 में जो है महादेव गोविंद रानडे द्वारा जो है की गई थी, ध्यान रखिएगा। तो महादेव गोविंद रानडे पहले 1869 में प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे, बाद में पुणे सार्वजनिक सभा की इन्होंने स्थापना की हुई थी। आगे बढ़ जाते हैं। MC सीतलवाड़, BN राव, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। तो ये किसके थे? ध्यान रखिएगा, ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के थे। ध्यान रखिएगा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज कहा जाता है इसे हिंदी में, भारत सेवक समाज कहा जाता है। इंग्लिश वर्जन, हिंदी वर्जन दोनों ध्यान रखना है, दोनों प्रकार से पूछता है, ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज। और इसकी स्थापना जो है 1905 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। इस संगठन का उद्देश्य था कि भारत को जो वास्तव में सेवा देनी चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, उनको यहाँ से जोड़ना। और एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू इसी का उत्पाद थे। हृदयनाथ कुंजरू मध्य प्रदेश में भी इनका नाम आएगा, तो ध्यान रखिएगा, जज रह चुके हैं। तो ये जो सभी सदस्य हैं ना, MC सीतलवाड़ मध्य प्रदेश के भारत के पहले महान्यायवादी भी रहे हैं। ये BN राव संविधान सभा के सदस्य, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये भी संविधान सभा के सदस्य, कौन से? प्रारूप समिति के भी सदस्य रहे हैं ये। तो ये सब जो है इसी से जुड़े हुए थे। आगे बढ़ जाते हैं। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? तो ये मुकुंदराव पाटिल साहब जो हैं ये बहुजन समाज के संस्थापक थे। और गलती मत कर देना, भीमराव साहब नहीं थे। अगर बात करें तो ये संगठन जो है महाराष्ट्र में था, ध्यान रखिएगा। और यह संगठन, ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण विरोधी था, अंग्रेजों का भी विरोधी था, कांग्रेस का भी विरोधी था, ठीक है।
ब्राह्मण, अंग्रेज, कांग्रेस इन सभी का विरोधी था। बाद में साहू जी जो पेशवा छत्रपति शिवाजी साहू जी जो थे छत्रपति, इन्होंने क्या किया था, इनको संरक्षण दिया था, तो फिर यह जो है अंग्रेजों के समर्थक भी बन गए थे। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग प्रस्तुतिकरण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। तो जो नाडार जाति के लोग थे, कौन थे, नाडार जाति के लोग थे, उन्होंने मंदिर में प्रवेश के लिए आंदोलन किया था, फिर दंगे हुए थे। आगे बढ़ जाते हैं। किसने कहा था कि यदि भगवान आए स्पष्ट, क्या बात लिख रहा भाई, भगवान आए स्पष्ट को सहन करें, तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं कहूँगा। ये कथन जो है बाल गंगाधर तिलक जी का है, और उन्होंने कहा हुआ था कि भगवान अगर छुआछूत को, यानी कि अस्पृश्यता को, इसको अस्पृश्यता या छुआछूत को अगर वो सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं कहूँगा। ये किसका था, तिलक का था। तिलक के 2 समाचार पत्र आपको याद है ना, केसरी और मराठा, इन्हीं के समाचार पत्र हैं। और गीता रहस्य जो इनकी क्या है, पुस्तक है, ध्यान रखना है। महात्मा गांधी हरिजन नाम का समाचार पत्र हमेशा याद रखना। यंग इंडिया ध्यान रखना। लाला लाजपत राय जो वंदे मातरम ध्यान रखना। BR अम्बेडकर बहिष्कृत भारत इन्होंने निकाला हुआ था। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित समाज सुधारकों को निम्न में संस्कृत भाषा की प्रवीणता के लिए जाना जाता है। मतलब ऐसे कौन से समाज सुधारक हुए हैं जिन्हें संस्कृत भाषा में बहुत विशेषज्ञता हासिल थी। दयानंद सरस्वती भी थे, विद्यासागर भी, राजा राम मोहन राय, उपरोक्त सभी जो है हो जाएंगे। राजा राम मोहन राय का हमेशा ध्यान रखना है आपको, क्या, ब्रह्म समाज कभी नहीं भूलना चाहिए, ब्रह्म समाज इनका ध्यान रखना है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह, सोम प्रकाश इनका समाचार पत्र ध्यान रखेंगे हमेशा। दयानंद सरस्वती, आर्य समाज को हमेशा ध्यान रखना है। 1875 10 अप्रैल 1875। आगे बढ़ जाते हैं। भारत में नारी आंदोलन उनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में पद्मा रमाबाई रनाडे दिया हुआ, पद्माबाई रनाडे दिया हुआ, रमाबाई नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो महिलाओं के लिए जो बात की जाती है फ्रेंड्स, तो इसमें जो है बड़ा नाम आता है रमाबाई रनाडे का नाम आता है, ध्यान रखिएगा। और रमाबाई यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। तो रमाबाई रनाडे ने जो है विधवा आश्रम खोला था। क्या खोला था, विधवा आश्रम खोला हुआ था इन्होंने। और बात की जाए तो विधवा आश्रम को खोला था इन्होंने, अब कब खोला था भाई, 1853 के आसपास का, मुझे जो है एग्जैक्ट डेट थोड़ी सी जो है कन्फ्यूजन में हो रही है। तो 1889 में खोला हुआ था। कब, 1889 में खोला था। 90 में जो है ना मुंबई स्थानांतरण किया हुआ था। तो रमाबाई का नाम जो है इसमें अग्रणी आता है। और इन्होंने जो है सेवा सदन की भी स्थापना की हुई थी। सेवा सदन यही आगे चल करके इनमें कार्य करता है, विधवा आश्रम में जो है बहुत सारा कार्य करता है। तो रमाबाई रनाडे नहीं है। तो इसमें जो है ज्योतिबा फुले सही कर सकते हैं, क्योंकि ज्योतिबा फुले का जो सत्य शोधक समाज था वह भी जो है बहुत सारे कार्य करते थे। खासतौर से जो समाज की बहिष्कृत थे, जो नाजायज संतानें होती थीं, विधवा होती थीं, त्यक्त महिलाएं होती थीं, उनको जो है संरक्षण देते थे, पढ़ाते थे भी ये सावित्रीबाई और ज्योतिबा जी। दारुल उलूम की स्थापना किसने की हुई थी, तो ये मौलाना सिल्वी नुमानी द्वारा जो है दारुल उलूम की स्थापना की गई थी। मुस्लिम समाज सुधारक संगठन है। परमहंस मंडली, देखिएगा भाई, हमने इसमें मोटा दिमाग लगाया था। मैंने एक का पूछा है प्रश्न कि कहाँ पर थी ये संस्था, मैंने क्या दिमाग लगाया था पेपर में, 2022-23 का शायद ये प्रश्न है। और मैंने दिमाग लगाया था कि रामकृष्ण परमहंस किसके गुरु हैं, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु हैं। और स्वामी विवेकानंद कहाँ के थे, बंगाल के थे, तो बंगाल में संगठन होगा, बाकी ऑप्शन में ही अलग अलग थे, बंगाल लगा दिया था। ये बात जो है गलत है। ये संगठन कहाँ पर पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है आपका, क्या, ये संगठन। और इसके जो परमहंस मंडली, इसके जो संस्थापक हैं वो हैं दोदोबा पांडुरंग। क्या नाम है, दोदोबा पांडुरंग जो इसके संस्थापक हैं। और 1840 में जो है इसकी स्थापना की हुई थी। आगे बढ़ जाते हैं। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था, तो ये मंदिरों में जो खास तौर से मंदिर के जो महंत होते थे वो भ्रष्टाचार करते थे, फालतू के वित्तीय तरीके मतलब पैसा लेते थे, तीर्थ दर्शन करवाने में पैसा लेते थे, तो उनके खिलाफ में आंदोलन किया गया था बंगाल में। हाली पद्धति किससे संबंधित है, तो ये बंधुआ मजदूरी से संबंधित है और इसको जो है समाप्त किया गया था। तो खास तौर से जितने भी दास थे उनको सभी को जो है मुक्ति मिल गई थी इसमें, चाहे किसी का पैसा जितना लिया हुआ।
निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना की थी? तो 1904 में। हालांकि ये क्वेश्चन क्रांतिकारी का है, अलग से करेंगे इसे। विनायक दामोदर सावरकर, जो कि महाराष्ट्र में इन्होंने बनाया हुआ था। तो यहाँ पर मुझे लगता है ये प्रश्न पूरे हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, इसी के साथ में अपनी क्लास को अंत करते हैं। समय का जो है थोड़ा सा अभाव है, अगली क्लास अपनी जो है टाइम बिल्कुल फिक्स पहुँच चुका है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, जो अपनी हिस्ट्री है लाइव वाली। चलिए, थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब करना है, टेस्ट जरूर देना है।